हम बात वेट लॉस की करते हैं तो कैलोरी डेफिसिट एक वर्ड आता है। जब हम बात वेट गेन की करते हैं तो जितनी बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम इंटेक करते हैं तो वेट गेन की बात आती है। वेट क्या है, ओवरऑल वेट क्या है? वेइंग स्केल पे आप खड़े हुए तो आपका जो भी वेट है 80, 85, 90 वट कुछ भी वेट हो सकता है। तो क्या वेट गेन और वेट लॉस सिर्फ कैलोरी पे आधारित है या इसके अलावा भी कुछ है? तो कैलोरीज बेसिकली है क्या? हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है उसको हमने एक नाम दिया है कैलोरी। एक इंसान जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, से वेट लॉस के बारे में सोच रहा है, क्या जिम जाना जरूरी है वेट लूज करने के लिए? देखिए, ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है कि आपको जिम जाना ही जाना है। नया ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करने के लिए कोई मौसम बढ़िया है कि इस मौसम में शुरू करें? ऐसा कुछ नहीं होता। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सच में हमें वर्कआउट के टाइम पे लेने चाहिए और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो शायद वर्कआउट के टाइम पे नहीं भी लेने चाहिए? कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगर हम ज़्यादा वेट से ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं हमारा मसल का जो वेट है वो गेन हो जाएगा, मसल गेन हो जाएगी, और अगर हम कम वेट से करते हैं तो हमारी शेप अच्छी हो जाएगी। तो क्या वो राइट चीज़ है करना या इसका कोई अलग साइंस है? देखिए, ये भी ना एक बहुत बड़ा myth है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़, आपका होस्ट आपके पसंदीदा चैनल व्यूज एंड न्यूज पे। आज हमारे बीच में है बहुत ही खास मेहमान जो कि हैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच डॉक्टर महेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी रिसर्च की आपके बारे में। आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस और बहुत सारी जर्नीज, जो ना सिर्फ जर्नीज, एक सक्सेस स्टोरीज आपकी जो फाइल है वो बढ़ती जा रही है। यही एक कारण था जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आज हमारे बीच आप आएँ, क्योंकि ये एक जो चीज़ है, इसका कंसेप्ट शायद पेंडेमिक से पहले अलग था। पेंडेमिक में ऐसा हुआ कि लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा चाहा, ऐसा माना कि वेट लॉस और वेट गेन, ये 2 चीज़ें उन्हें समझना है, उनसे आगे बढ़ना है और शायद ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। और जब हमने देखा बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो उनसे इंस्पायर होके उनके जानने वालों ने भी सोचा शायद हम भी करें। तो आप कैसा इसको मानते हैं, समझते हैं, और कैसा आप इसे बताना चाहेंगे कि पेंडेमिक से पहले ट्रांसफॉर्मेशंस को इंडिया में कैसे देखा जाता था और आज कैसे देखा जाता है? देखिए, ये तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि पैंडेमिक से पहले काफ़ी लोग लीनियंट तो थे इस चीज़ को लेके। हालाँकि बहुत लोग ट्रांसफ़ॉर्मेशन तब भी कर रहे थे। बट ये बिल्कुल आपने ठीक बात बोली कि आफ्टर पैंडेमिक जो कोविड एक आया पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुई है लोगों को और अब वो अपनी फ़िटनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं और काफ़ी लोग ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर रहे हैं या अपनी जर्नी में लगे हुए हैं। सर, मैं आपसे स्टार्ट करते हुए सबसे पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, तो 2 ही शब्द उनके दिमाग में आते हैं, उनके ज़हन में होते हैं, वेट लॉस और वेट गेन। जब हम बात वेट लॉस की करते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट एक वर्ड आता है। जब हम बात वेट गेन की करते हैं, तो जितनी बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा हम इंटेक करते हैं, तो वेट गेन की बात आती है। तो क्या वेट गेन और वेट लॉस सिर्फ कैलोरी पे आधारित है या इसके अलावा भी कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है। तो सबसे पहले तो आपको ना इसके बीच एक डिफ़रेंस समझना है। कैलोरीज़ एक चीज़ है, कैलोरीज़ बेसिकली है क्या? हुँ। हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है उसको हमने एक नाम दिया है कैलोरीज़। जैसे अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो उसके लिए आपके पास एक करेंसी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, आप वो देंगे तब वो आपको वो सामान मिलेगा। तो हमें भी अपनी बॉडी से कुछ काम कराने के लिए उसको एनर्जी देनी होती है जो कि मिलती है फूड के थ्रू। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो एज ए कैलोरीज एज ए एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है और फिर हम जब कोई भी काम करते हैं लाइक अभी मेरे हाथों के जो जेस्चर हैं या हम पलक भी अगर झपका रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी से एनर्जी यूज हो रही है। तो वो है कैलोरीज। कैलोरीज के तौर पे हमने ली वो और उसके बाद अब एनर्जी के तौर पे वो यूज हो रही है। तो अब अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो सबसे पहले लोग मेरे पास आते ही यही बोलते हैं कि सर वेट लॉस करना है, पतला होना है। तो मैं उन्हें पहले करेक्ट करता हूँ। मैंने बोलता आप कभी भी ये मत बोलिए कि मुझे पतला होना है, आप ये बोलिए मुझे फिट होना है, क्योंकि पतला कोई नहीं होना चाहता। अगर मैं किसी को बोलूँ ठीक है जी आप आज मोटे हैं, आप पतले हो जाएंगे, और पतला होने के बाद वो अच्छा ना लगे, तो क्या वो पतला होना चाहेगा? वो बेसिकली फिट होना चाहता है कि वो जो भी कपड़े पहने वो उस पे अच्छे लगे, उसके एनर्जी लेवल्स पहले से बेटर हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ पहले से बेटर हो जाए, एंड्योरेंस अगर ब्रीद ओवर ब्रीद होती है चलने पे तो वो बेटर हो जाए। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि वो फिट होना चाहते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे करेक्ट करता हूँ उनको। उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ देखिए, जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं, वेट क्या है, ओवरऑल वेट क्या है? वेइंग स्केल पे आप खड़े हुए, तो आपका जो भी वेट है 80, 85, 90 व्हाटएवर कुछ भी वेट हो सकता है।
अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो वेट है, वो आपकी ओवरऑल बॉडी का वेट है। अब आपकी ओवरऑल बॉडी में आपके पास बोन्स भी हैं, वो बोन वेट भी है उसमें, आपके पास ऑर्गन्स भी हैं, ब्लड भी है, वाटर वेट है, आपकी बॉडी में 70% तो वाटर ही है, तो वो भी है, मसल मास भी है और फैट भी है। अब आपको वेट कम कौन-सा करना है? आपको वेट कम करना है फैट का, राइट काइंड ऑफ वेट, जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी फैट जो डिपॉज़िट हो चुका है, आपको उसका वेट कम करना है। मसल मास तो बढ़ाना है, मसल मास तो आपका पॉजिटिव साइड है एक। मसल मास जितनी आपकी बॉडी में होगी, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड, जितना आपका बॉडी में वाटर रहेगा, हाइड्रेट रहेगी आपकी बॉडी, उतना ज़्यादा बेटर आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपके हेयर की अच्छी हेल्थ होगी और उसके बाद साथ साथ आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी होने चाहिए। तो हमें राइट काइंड ऑफ वेट कम करना है, जो कि है फैट। तो अब जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशंस कराता हूँ, जैसे कि आपने बोला, तो उसमें कोशिश यही रहती है कि फैट लॉस हो, मसल गेन हो। इसको आप बॉडी डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिनका 80 केजी वेट है और जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो 2-4-5 किलो का फ़र्क आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होती है। लाइक उनकी बॉडी से फैट गया, बट उनकी बॉडी में मसल मास का वेट गेन हुआ। तो उनकी जो अपीयरेंस थी वो बिल्कुल बदल गई, उनके एनर्जी लेवल्स बदल गए, उनकी जो ब्लड टेस्ट से जो ब्लड प्रोफाइल थी वो सारी बिल्कुल ओके हो गई। तो बेसिकली फिटनेस सबको चाहिए, पतला कोई नहीं होना चाहता। क्योंकि अभी आपने जब बात की हाइड्रेशन की, तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा। जब हम कॉलेज में थे या फिर और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे सुनता हूँ, जब हम ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं या फिर ज़्यादा स्वेटिंग हमें आती है, अगर हम कार्डियो कर रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए और जिस दिन लगता है आप आज ज़्यादा पसीना बहा दिया, तो वो ऐसा कहते हैं, मैं नहीं, वो ऐसा कहते हैं कि हमने ना वेट लॉस कर लिया आज। तो क्या ज़्यादा पसीना बहाना मतलब वेट लॉस करना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बड़ा मिथ है फिटनेस लाइन का। मैं भी काफ़ी लोगों को जिम में देखता हूँ कि जब वो कार्डियो कर रहे होते हैं बेसिकली, तो सारे फैन्स के स्विच ऑफ कर देंगे, एसी बंद कर देंगे। उन्हें लगता है कि अगर उनकी बॉडी से ज़्यादा स्वेट होगा, ज़्यादा अगर पसीना बहेगा, तो उनका फैट लॉस हो जाएगा। बट ये कंप्लीटली एक मिथ है। बेसिकली इसके पीछे की थोड़ी-सी एक साइंस मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी बॉडी का एक कोर टेम्परेचर होता है। और जब वो कोर टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी वजह से, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप धूप में खड़े हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कोर टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी उसको कूल डाउन करने के लिए हमारी बॉडी से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उससे पसीने को बाहर करती है, जिसमें हमारी बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट होते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दोबारा अपनी नॉर्मल उस पे आ जाता है। तो सिर्फ़ ये प्रोसेस होता है। अब पसीना अगर ज़्यादा आएगा तो आपको कोई फैट लॉस ज़्यादा नहीं होना। वो डिपेंड करता है आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपकी कितनी एनर्जी कंज़प्शन हो रही है, कितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो। बाकी आप कितना मर्ज़ी पसीना बहाएँ, ऐसे तो अगर आप धूप में खड़े हो जाएँगे, पसीना बहता रहेगा तो आपका फैट लॉस थोड़ी ना हो जाएगा। या अगर घर में हमारी कोई भी किचन में कोई काम करते हैं तो वही गैस के पास काम होता है, गर्मी में पसीना आ जाता है, तो फैट लॉस का उससे कोई लेना-देना नहीं है। मैं सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जब क्योंकि हमने आपके बारे में समझा, आपकी जर्नी को भी समझा था। जब आपने अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी में आप थे, मैं फिगर्स पे नहीं जाना चाहूँगा, आप क्या थे और आप क्या हो गए। तो तब से ही आपने सोचा था क्या मैं इसे अपना प्रोफ़ेशन बना लूँ या फिर ऐसा क्या चीज़ थी जिससे मोटिवेट होकर के ये सोचा कि अब मैं इस प्रोफ़ेशन में आऊँ और मैं लोगों को हेल्प करूँ अब ट्रांसफ़ॉर्मेशन में? देखिए, जब मैं एक टाइम ऐसा भी था, आज शायद लोग देख के मुझे ये सोचे कि मैं बहुत फिट हूँ, बट एक टाइम ऐसा भी था कि मैं भी बहुत अनहेल्दी था। मेरा वेट ओवरवेट था और जब मैंने ब्लड टेस्ट कराए तो वो ब्लड प्रोफाइल्स भी काफ़ी बिगड़ी हुई थी। लिपिड प्रोफाइल ओवरऑल काफ़ी ख़राब थी, फैटी लिवर भी था, ये सारी चीज़ें थी। बट कहीं न कहीं जब मेरे स्कूल टाइम से ही मैं बहुत ज़्यादा ना एक फ़िटनेस को लेके बहुत चाहता था कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार तो हमें पूरा फिट होना चाहिए और लड़कों के लिए तो मैं स्पेशल आज भी बोलता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं कि यार अगर आप एज ए बॉय आप धरती पे आए हो तो एक बार तो आपको एब्स बनाने ही बनाने चाहिए। तो मेरे माइंड में वो थॉट आते थे बट राइट डायरेक्शन नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। तो कई बार ट्राई किया बट जब ट्राई करते थे तो ओवर कार्डियो कर लिया, डेफिशिएंसीज हो गई, न्यूट्रिशन पूरा नहीं लिया तो बोन में पेन होना शुरू हो गया, नी पेन होना शुरू हो गया, इस तरीके से दिक्कतें हो जाती थी। बट एक बार जब ये मैंने चीज़ें बताई आपको, मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं अपनी कार ड्राइव करके कहीं जा रहा था और रेड लाइट पे मैं रुका और मैंने फ़ील किया कि मेरी ओवर ब्रीथ हो रही है। मेरी साँसें ऑटोमैटिकली बढ़ रही हैं और मैं गाड़ी में अकेला था। तो मैंने कहा यार मैं किसी से बातें भी नहीं कर रहा, मैं चल भी नहीं रहा तब भी ओवर ब्रीथ हो रही है। वो किस वज़ह से था कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी। मेरे शर्ट के बटन खुल जाते थे अपने आप। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं अब ये राइट टाइम है कि अब कुछ करना चाहिए। ब्लड टेस्ट भी खराब आ गई हैं और सारी चीज़ें हैं।
तो फिर मैंने शुरू किया, तभी से अपनी स्टडीज़ वगैरह भी शुरू की और इस प्रोफ़ेशन में आने का मैंने तभी से सोचा ठाना जब मैंने करना शुरू किया, तो रिज़ल्ट्स आए, पढ़ाई की, समझा बॉडी साइंस क्या है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो जब मैंने खुद चेंज किया और मुझे लगा कि मेरे जैसे कितने लोग हैं, जो कब से सोच रहे हैं कि हाँ, फिट होना है, फिट होना है, फिट लाइफ़ में एक बार फिट होना है। बट वो सिर्फ़ इस वजह से फिट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, उनके पास राइट गाइडेंस नहीं है। तो फिर ये पैशन जो मेरा पैशन है बेसिकली ये, अब ये मेरा प्रोफ़ेशन भी बन गया और ऊपर वाले की दया से और दुआ से मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको 100% रिज़ल्ट्स हैं और आप इस बात को मान के थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको शॉक भी लगे कि 3 मंथ्स में सबकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाती है, उनकी बिल्कुल काया पलट हो जाती है और 6 मंथ्स में तो ऐसा हो जाता है कि देखने वाला कहता है कि 4-5 साल से बंदा मेहनत कर रहा है शायद। तो इतनी अच्छी ट्रांसफ़ॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन और सही रास्ते पे कैसे चलना है, सिर्फ़ उस वजह से। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। एक इंसान जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, से वेट लॉस के बारे में सोच रहा है, तो क्या उसका जिम जाना ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, समझा जाता है अगर जिम नहीं गए तो वेट लूज़ नहीं होगा। क्या जिम जाना ज़रूरी है वेट लूज़ करने के लिए? देखिए ऐसा कहीं भी कंपल्शन नहीं है कि आपको जिम जाना ही जाना है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप घर पे भी होम वर्कआउट कर सकते हैं। अगर होम वर्कआउट नहीं करना चाहते तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वॉक कर सकते हैं। सबने बोला है कि वॉकिंग तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में काउंट होती है। तो अगर आप दिन के 10 टू 15,000 स्टेप्स करते हैं, ये भी ऐसा नहीं कि आज से आप शुरू कर दें, 5K से शुरू किया, 6 पे पहुंचे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो एक जर्नी है ना, ये जो फैट टू फिट की ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, ये बेसिकली इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस। इसमें आपको पेशेंस रखने होंगे, इसमें आपको धीरे-धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाना होगा। लोग एक ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, अब कोई भी ओबीज़ बंदा है, तो वो एक दिन में तो ओबीज़ नहीं हुआ, एक दिन में तो उसको फैट इतना सारा नहीं आया। उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल कुछ तो लगे उसे आने में। अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करने जाता है ना, तो उनकी डिमांड होती है कि सर जल्दी हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए। तो उस चक्कर में कई लोग गलती क्या करते हैं, वो क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं या ज़्यादा कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये जर्नी है, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है सारी चीज़ें। तो अगर जिम नहीं भी जाते हैं तो आप वॉक करें और सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशन। आप राइट न्यूट्रिशन लें, कम खाना किसी ने नहीं बोला कि आप कम खाएँ। मेरा कोई भी क्लाइंट बॉइल्ड फूड नहीं खाता। मेरा कोई भी क्लाइंट अपनी कोई भी मील स्किप नहीं करता। इवन मेरे पास उनके मैसेज ये आते हैं कि सर आपने जो मुझे डाइट प्लान दिया है, वो हम पूरा ही नहीं कर पाते। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सुन के, कहते हैं आज तक हमने जब भी कभी ट्रांसफॉर्मेशन करने का ट्राई किया, हम इसीलिए नहीं कर पाए, मूड स्विंग्स होते थे, इरिटेशन होती थी क्योंकि खाना पूरा नहीं होता था, भूख लगती थी। बट आपकी डाइट में जितना खाना दिया है वो पूरा ही नहीं हो पाता, तो बड़ा ईज़ी लगता है और इसी वजह से वो 3 टू 6 मंथ में बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। मैं सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स शायद इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। हम जब नया वर्कआउट शुरू करते हैं, तो वर्कआउट कैसे शुरू करें? एक बात, क्या ऐसी चीज़ है जिसे हम पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करें, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो लूज़ ना हो अगर हमने कोई नया रेज़ोल्यूशन लिया है? एक बात, दूसरी बात, क्या नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी शुरू करने के लिए कोई मौसम बढ़िया है कि इस मौसम में शुरू करें? या फिर अगर हम बात करें समर्स की और विंटर्स की, कौन-सा ऐसा टाइम होता है जिसमें ज़्यादा वेट लूज़ कर सकते हैं? देखिए, ये भी ना बात वहीं आ जाती है, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं समर्स में ना बड़ी जल्दी वेट लॉस होगा। कहते हैं जी हम सर्दियों में करेंगे गेन और जैसे ही घर में आएँगे ना फिर हम वेट लॉस कर देंगे। लेकिन गर्मियों में बेचारे वेट लॉस नहीं कर पाते, रीज़न क्या है? वो उनको वही है कॉन्सेप्ट कि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आएगा, तो वेट जल्दी लॉस हो जाएगा या फिर हमारा फैट जल्दी लॉस हो जाएगा। जबकि मैंने आपको बताया स्वेटिंग से हमारे फैट लॉस का कोई भी लेना-देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है कि सर्दियों में आप वेट गेन करें और गर्मियों में आप जल्दी कट कर लेंगे, जल्दी आपका जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सर्दियों में खाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, तो सर्दी का टाइम होता है तो लोग खा ज़्यादा लेते हैं, तो वेट पुट ऑन बड़ी जल्दी कर लेते हैं। बट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जब मर्ज़ी चाहें, राइट गाइडेंस, राइट न्यूट्रिशन, सही नॉलेज मतलब कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज़ है, वो क्या होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, उस मेंटेनेंस कैलोरीज़ में क्या आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं? क्या आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज़ है वो पूरी हो रही हैं? उसके बाद आप अपनी जर्नी तय करें, बहुत ईज़ी तरीके से आप अपनी जर्नी पूरी कर पाएँगे और बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सर, एक बहुत बड़ी आपने अभी बात बोली, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो क्या इस बारे में थोड़ा और आप बताना चाहेंगे कि हम न्यूट्रिएंट्स
जो हम रोज़ लेते हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सच में हमें वर्कआउट के टाइम पे लेने चाहिए और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो शायद वर्कआउट के टाइम पे नहीं भी लेने चाहिए? देखिए, इसमें मैं थोड़ा-सा एक बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा, ये हर किसी के लिए है कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब लोग फैट को सोचते हैं कि फैट लेंगे तो हम ओबीज़ हो जाएँगे या फैट हम ज़्यादा फैटी हो जाएँगे। फैट के नाम से फैटी जोड़ के फैटी समझ लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप गुड फैट अगर लेते हैं, हमारी बॉडी के लिए गुड फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जैसे कि जैसे कि ब्रेन फंक्शन के लिए गुड फैट मीन्स? वही उस पे भी आता हूँ। उसका पहले फंक्शन ये है कि जो आपके ब्रेन फंक्शन है उसके लिए गुड फैट बहुत ज़रूरी है। आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए गुड फैट बहुत ज़रूरी है। आपके ऑर्गन्स के लिए गुड फैट बहुत ज़रूरी है। अब वो मिलेगा किससे? जो आप पूछ रहे थे। हुँ, बहुत सारे सीड्स हैं। हुँ, आपके पंपकिन सीड हैं, आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, आपके चिया सीड्स हैं। ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज़ हैं। उसके बाद नट्स पे आ जाइए। आपके वॉलनट है, आलमंड्स हैं, हुँ। आपका बादाम भी आप ले सकते हैं अगर आप मतलब आपको अपनी कैलोरीज़ का पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं। उसके अलावा ऑयल में आप काफ़ी सारे ऑयल भी हैं, कोकोनट ऑयल है या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका ऑलिव ऑयल है। तो ये सारे ना आप मॉडरेट क्वांटिटी में अगर लेते हैं, ये सारे गुड सोर्स ऑफ फैट है। ये अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में लेते हैं तो आपकी बॉडी को ये हेल्प ही करेंगे ट्रांसफॉर्म होने में। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि कुछ लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है वो वेरी करता है। कुछ लोग सुबह उठ के वर्कआउट पे जा सकते हैं, कुछ लोग सुबह अगर जल्दी अपने काम के लिए निकल जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम शाम को वर्कआउट कर लें। आपके हिसाब से सुबह वर्कआउट करना चाहिए या शाम को वर्कआउट करना? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी टाइम जैसे मैंने आपको समर और विंटर की बात बताई, उसी तरीके से आपकी बॉडी ना बड़ी स्मार्ट है। जो ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत स्मार्ट है। अब जैसे आपने टाइम की बात बताई, अगर कोई भी पर्सन मॉर्निंग में वर्कआउट शुरू करता है, तो विदिन 15 टू 20 डेज़ उसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी मॉर्निंग में वर्कआउट करने के लिए। और वो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा वेट लिफ्ट करना शुरू कर देगा और उसको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएँगे। अब एक पर्सन है जो जिसको टाइम सूट करता है इवनिंग का और वो इवनिंग में 15 से 20 दिन, 25 दिन करेगा, तो उसकी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट कर लेगी। तो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप इस टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, इस टाइम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएँगे। मेरे पास दोनों टाइम के क्लाइंट्स हैं, इवनिंग वाले भी हैं, मॉर्निंग वाले भी हैं। मॉर्निंग वाले क्लाइंट ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और उनकी वेट लिफ्टिंग अगर मैं बात करूँ तो वेट लिफ्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है और बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। सेम इवनिंग वालों के साथ भी यही है। इवनिंग वालों को थोड़ा-सा एनर्जी लेवल ज़्यादा लगता है क्योंकि पूरे दिन का खाया हुआ होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक टाइम पे करेंगे तो रिजल्ट्स बिल्कुल वैरी करेंगे, दूसरे टाइम पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएँगे। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओवरऑल बेसिकली 24 आवर्स की ना एक साइकिल है। अब 24 आवर्स में आप न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं? क्योंकि आपने जिम में क्या किया आपने? आपने जिम में अपने जो मसल टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक डाउन किया। अब उनकी रिपेयरिंग का काम तो बाद में होगा ना। तो पूरे दिन आप क्या खा रहे हैं, कितना रेस्ट कर रहे हैं, कितना मसल को हाइड्रेट कर रहे हैं, कितना प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, वो सब कैलकुलेट करके आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी। आजकल के समय में जैसे हम देखते हैं कि पार्क्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में बच्चों के लिए एक ओपन जिम्स का कंसेप्ट आया है और बहुत सारी हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं जो जगह-जगह पार्क्स में ओपन जिम्स लगा रहे हैं। तो क्या वो ओपन जिम्स का जो कंसेप्ट है वो हेल्थ अवेयरनेस के लिए है या उससे हम हेल्थ के कुछ गोल्स भी अचीव कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए या हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए कोई भी कहीं भी कैसा भी कोई स्टेप अगर लेता है, तो बहुत अच्छा है। जो पार्क में जिम्स बन रहे हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे जो जिम नहीं जाते हैं, लेकिन पार्क जाते हैं। तो पार्क में अगर उन मशीन्स को यूज़ करते हैं, तो ये भी तो एक अच्छी बात है ना। हुँ, बेसिकली सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से निकलना है, एक्टिव लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना है। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपने पूछा कि जिम जाना ज़रूरी है क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप वॉक तो करें। आप अपने स्टेयर्स पे लिफ्ट यूज़ ना करके स्टेयर यूज़ करें। हुँ, आप कहीं जाते हैं, थोड़ा वॉक यूज़ करें। एक अपने फ़ोन में कोई ऐप डाल लें जिससे आप स्टेप काउंट करें कि मैं आज 5000 कर रहा हूँ, तो मैं अब 10 दिन बाद 15 करूँगा, 20 करूँगा। मतलब एक अपना टारगेट सेट किया अपने लिए, ग्रेजुअली लेकिन। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से निकलना ज़रूरी है। पार्क में भी जो ये मशीन्स लगती हैं या जिम इक्विपमेंट आजकल लग रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ताकि लोग अवेयर तो हों, उनको उसके बेनिफिट्स तो पता चले। कहीं न कहीं वो अपनी बॉडी को हिलाए, एक्टिव लाइफ़स्टाइल की तरफ तो जाए। तो उससे बेनिफिट ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक अभी आपने बात बोली क्योंकि अभी तो कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें मैंने देखा है कि लिफ्ट्स तो होती हैं लेकिन फिर भी स्टेयर्स पे लिखा होता है यूज़ स्टेयर्स टू स्टे फिट। बिल्कुल। तो वो भी कहीं न कहीं एनकरेज कर रहे हैं कि यस, आपके फिटनेस के लिए ज़रूरी है, आप थोड़ा-सा चलें ज़रूर और वॉक बिल्कुल। करें, स्टेयर्स को यूज़ करें। एक चीज़ और अभी आपकी बात से मेरे दिमाग में आई, मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आज का जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें लोगों को ये नहीं पता है हम कौन-सी चीज़ कब खाएँ। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की तरफ बढ़ते हैं
और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा कौन-सा फूड आइटम है, ऐसी कौन-सी ड्रिंक है, जिसे हम वर्कआउट से पहले लें कि हमें वर्कआउट करने के लिए वो पर्याप्त एनर्जी हमें दे दे? देखिए वैसे तो इस पे भी 2 बातें आती हैं कि एक तो आप जो पूरे दिन खा रहे हैं ना, वो बेसिकली आपको एनर्जी देगी आपके वर्कआउट के दौरान। हुँ, कई लोग मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, जिम पहुँचे और सोफ़े पे बैठ के केला खा रहे हैं और तुरंत वर्कआउट करने चले गए। आपको क्या लगता है, वो जो बनाना उन्होंने खाया वो उसको एनर्जी देगा? उसको डाइजेस्ट होने में 30 टू 45 मिनट्स लगेंगे। अब जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। बेसिकली हम कुछ भी खा रहे हैं, पहले वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा ना, ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट का जो एलिमेंट है वो अलग होगा, जो फैट है, जो प्रोटीन है वो अलग-अलग होंगे, फिर वो जाके मसल्स में जाएँगे, अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएँगे, फिर पूरी बॉडी में वो यूज़ होगा। तो ये एक बहुत जल्दी मतलब कुछ भी खा के तुरंत लग जाना, ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आप वर्कआउट से 1 घंटे पहले आप बनाना ले सकते हो, आप फ्रूट कर्ड ले सकते हो, आप ओटमील ले सकते हो। अगर कुछ हेवी आइटम ले रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो आपको 2 से ढाई घंटे का गैप रखना चाहिए। और अगर आप कुछ लाइट फ्रूट्स के साथ जा रहे हैं या ऐसे किसी फूड के साथ जा रहे हैं जिसकी डाइजेशन हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, 60 मिनट्स के अंदर, तो आप 1 घंटे पहले उसको ले सकते हैं। वो थोड़ा-सा आपको एनर्जेटिक फ़ील कराएगा कि हाँ, आपने कुछ खा के आए हैं, तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ, थोड़ा एनर्जी लेवल्स मेरे हाई हैं। एनर्जी ड्रिंक्स को किस तरीके से देखते हैं आप बिफोर देखिए, वर्कआउट? एनर्जी ड्रिंक्स को तो मैं बिल्कुल कंप्लीटली मना करता हूँ। मैं बिल्कुल उनके फ़ेवर में नहीं हूँ, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स कह के ना आजकल जो हमारा यूथ है या छोटे बच्चे हैं, वो काफ़ी सारी ड्रिंक्स आ रही हैं जो कि वो लेते हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, उनमें कैफ़ीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है हुँ, और 1-2 चीज़ें और होती हैं जो उसमें बेसिकली डाली जाती हैं। तो वो करती क्या है, वो आपके कैफ़ीन क्या है बेसिकली? कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है जो आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। अब आपने 1 दिन पिया, अब आपको आदत नहीं है, तो आपको अलग से थोड़ा एनर्जी लेवल्स लगेंगे, आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो अलग हुआ है। हुँ, बट आपने रोज़ लेना शुरू कर दिया, तो आपकी बॉडी एडिक्टिव हो गई, एडिक्शन हो गया आपको उसका। हुँ, अब जिस दिन आप नहीं लोगे ना, आपको आपके एनर्जी लेवल्स डाउन लगेंगे। तो फिर आपको लगेगा यार वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो लेता हूँ तो मुझे एनर्जी लेवल ज़्यादा लगते हैं और नहीं लेता हूँ तो डाउन लगते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अपना जो बेसिक न्यूट्रिशन है, उसको ठीक करें और उसके बाद आप वर्कआउट या जो भी आप काम करते हैं वो करें। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपकी बॉडी में इतनी पोटेंशियल है, आपकी बॉडी नेचुरली इतनी ज़्यादा मैं बोलूँ कि काबिलियत रखती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। बेसिकली उसमें कैफ़ीन भी काफ़ी कम होता है, ₹2 वाला पाउच ले लेते हैं। हुँ। वो ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा फ़ोकस बढ़ाने के लिए, थोड़ा-सा एंड्योरेंस के लिए कि लंबा वर्कआउट आप कर पाएँ, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा कोई एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी आपने नाम लिया प्रोटीन वर्ड का। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, आज मार्केट में या फिर ख़ास करके इस इंडस्ट्री में बात करें, तो इसके बेनिफिट्स की बात भी होती है, इसकी कंट्रोवर्सीज़ की बात भी होती है। आपका क्या से है प्रोटीन पाउडर्स फॉर जिम गोइंग पीपल? देखिए, प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी आप कह लीजिए कि अ, ये बेसिकली एक सबसे पहले मैं बताऊँगा, जो प्रोटीन है वो एक डाइटरी सप्लीमेंट है। अब डाइटरी सप्लीमेंट से क्या मतलब है? डाइटरी सप्लीमेंट से मतलब है कि आपकी डाइट से आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए। बट डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता, बिकॉज़ वी आर नॉट टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। तो ड्यू टू उसकी वज़ह से थोड़ा लैक हो जाता है, तो प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता। या फिर आप जब वर्कआउट करते हैं या आपका गोल है मसल गेन करने का, फैट लॉस करने का, तो आपको कहीं न कहीं कैलोरीज़ भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई कि मुझे इतनी कैलोरीज़ लेनी है। अब अगर आप सारा प्रोटीन फूड से लेने का ट्राई करेंगे, तो आपकी कैलोरीज़ कंज़म्पशन बढ़ जाएगी। अब जब कैलोरीज़ कंज़म्पशन बढ़ जाएगी, तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए प्रोटीन पाउडर रिकमेंडेड किए जाते हैं कि आप ले सकते हैं। लेकिन अब जैसा आपने बोला, कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आज के टाइम में काफ़ी सारी डुप्लीकेसी भी हो गई है हुँ, प्रोटीन को लेके। बट आपका फ़र्ज़ ये बनता है, अब ऐसे तो हम कोई भी चीज़ बाहर लेते हैं मार्केट में, किस चीज़ में मिलावट नहीं है? हुँ, या किस चीज़ की हम श्योरिटी दें कि ये बिल्कुल ठीक है? हुँ, तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रोटीन पाउडर अगर आपको लेना है, आप उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करें। उसके ऊपर बारकोड होता है, बारकोड आप स्कैन करें, आपके पास मैसेज आएगा उस कंपनी से, या फिर स्क्रैच होता है, स्क्रैच करके आप उसपे मैसेज भेज सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं, आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है। सेकंड, जब आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन कैसा है, सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का। अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, मतलब कि आपको लूज़ मोशन लग रहे हैं या आपको डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा, तो हुँ। आप समझ सकते हैं कि ठीक है, मुझे प्रोटीन सूट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से कुछ तरीके हैं, या आप किसी एक ऐसे ही ब्रांड के साथ जा सकते हैं जिसको और लोग ले रहे हैं, जिनको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ है। तो इस तरीके थोड़ा सेफर साइड जाके आप थोड़ा रिसर्च करें
किसी के कहने पे ना लें, थोड़ा रिसर्च करें, बट चीज़ अच्छी है, आप ले सकते हैं। प्रोटीन इंटेक फूड से भी कर सकते हैं, बट फूड से अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने बोला डाइटरी सप्लीमेंट। अब ये सप्लीमेंट वर्ड है तो वो खाली प्रोटीन पाउडर नहीं और भी तरीके के सप्लीमेंट्स हम मार्केट में देखते हैं। आज जब हम बात बॉडी बिल्डिंग की करते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम बात बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आप थोड़ा-सा पॉपुलर हैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो क्या नेचुरल वे में हम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में कि बिना सप्लीमेंट्स के तो बॉडी बनाई नहीं जा सकती। देखिए, आपने थोड़ा-सा पहले मुझसे एक बात पूछी थी कि आपने इस अपने पैशन को प्रोफ़ेशन क्यों बनाया? हुँ, देखिए, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं खुद 100% नेचुरल हूँ। हुँ, और जब मैंने अपनी जर्नी की थी, मैंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की थी, तो मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि यार नेचुरल तो नहीं हो पाएगा, कुछ आप भी ले लो। लाइक जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको यूज़ कर लो ताकि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएँ। तो मैंने बोला नहीं, करूँगा तो मैं नेचुरल तरीके से करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो मैं नेचुरल रहा 100% और साथ ही मैं प्योर वेजिटेरियन भी हूँ। तो मेरे सामने एक चैलेंज ये भी आया कि नॉन-वेज के लेने पड़ेगा आपको, नहीं लोगे तो फिर वेज से आपका प्रोटीन पूरा नहीं होगा। तो मैंने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। कुछ एथिक्स है लाइफ के, तो मैंने कहा नहीं, वो करना है तो वैसे ही करना है। तो फिर वो किया। तो फिर मैंने देखा आजकल जो बहुत यूथ जो जवान बच्चे हैं, वो जिम में बाद में आते हैं और वो इस चीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट हो जाते हैं कि हम जल्दी बॉडी बना लें और उसके चक्कर में काफ़ी गलत चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में लाना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनकी टेस्टिमनीज़ लेता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालता हूँ और अब आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा उनको यहाँ भी लेके आऊँ ताकि लोगों को पता चले नेचुरल आप एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नेचुरल एक बहुत अच्छा एस्थेटिक फ़िज़ीक आप बना सकते हैं और आपको किसी भी इस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली आप ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है, मैं खुद एक लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ, मेरे क्लाइंट्स एक लाइव एग्ज़ाम्पल हैं और किसी एक एज फैक्टर के नहीं हैं। 45 प्लस भी हैं, 30 प्लस भी हैं, 40 प्लस भी हैं। मतलब कि जब वो इस एज में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो जवान बच्चों के लिए तो मैं बोलूँगा कि आपका तो यार अभी तो जो जीएच हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो अपने पीक पे है। आप अपने जो टेस्टोस्टेरोन है जो मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो आपके पूरा पीक पे है। तो आपको तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस राइट गाइड जो पैसा आप वहाँ लगा रहे हैं, उससे अच्छा आप वो पैसा एक राइट गाइडेंस में लगाएँ, एक सही न्यूट्रिशन पे लगाएँ और 100% थोड़े से पेशेंस रखें। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस, ये एक जर्नी है। 3 से 6 महीने तो लगेंगे, बट 3 से 6 महीने में आप ऐसे नोटिसेबल चेंजेस ले आएँगे अपनी बॉडी में कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, नेचुरली पॉसिबल है। तो क्या हम उस लेवल की बॉडी बिल्डिंग को अटेन कर सकते हैं नेचुरल तरीके से विदाउट स्टेरॉइड्स? क्या हम कॉम्पिटिशन लड़ने जा सकते हैं? देखिए, अब जो कॉम्पिटिशन्स आप देखते हैं, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वैसे होते नहीं हैं। तो जो कॉम्पिटिशन्स आप देखते हैं, उनमें आप उनका देखते हैं बाइसेप्स का साइज़, चेस्ट का साइज़, बैक का साइज़ काफ़ी ह्यूज होता है। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूँ, नेचुरल बंदा उस साइज़ को अचीव नहीं कर सकता। अगर मैं नेचुरल हूँ, अगर कोई भी पर्सन नेचुरल है, बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, न्यूट्रिशन पूरे करता है, सारी चीज़ें, बहुत एस्थेटिक फिज़िक बनाएगा, 16, 16.5, 17 इंचेस के बाइसेप्स भी अचीव कर सकता है। बट अगर वो बोले मैं 20 इंचेस के बाइसेप्स अचीव करना चाहता हूँ, तो वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं करती कि हम उस लेवल की साइज़ को अचीव कर पाएँ। बट मुझे लगता भी नहीं कि 20 इंचेस का कोई ज़रूरत है क्योंकि अगर आप 15, 16 इंचेस में बहुत एस्थेटिक फिज़िक आप बनाते हैं और आपका साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिखता है, तो आप उसको कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं लाइफ़ टाइम। और एक चीज़ और बहुत बड़ी बात, जब आपको स्टेरॉइड या कोई ऐसी चीज़ लेके जब आप बॉडी बनाते हैं, तो अगर आप उनको ड्रॉप करते हैं, लेना बंद करते हैं, तो आपका साइज़ भी डाउन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि आपकी बॉडी तो उस लेवल पे उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही। आपने एक्सटर्नल तरीके से लिया तो आपने मसल मास उतना गेन कर लिया, लेकिन जब आपने उसको जैसे ड्रॉप किया तो आपका मसल भी ड्रॉप हो जाएगा। तो बाद में इस चीज़ से काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि चाहते तो वो वैसी बॉडी है बट लाइफ़ टाइम तो आप नहीं ले पाओगे ना स्टेरॉइड, एक टाइम पे छोड़ना पड़ेगा। मीन्स आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्सटर्नल इनटेक ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेरॉइड्स, तो हमारे रिजल्ट्स हैं। अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन हाँ। अगर हम दूसरी तरफ से बात करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, तो हमने अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पेशेंस रख के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ बॉडी बिल्डिंग की है, अपना फ्रेम सेट किया है 15, 16, 17 इंचेस की जो आप बात कर रहे हैं और फिर हम वर्कआउट छोड़ देते हैं, तो उस केस में हमारा बॉडी का फ्रेम डिप्लीट होगा, सेम रहेगा या कैसा रहेगा? देखिए, यही सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने नेचुरल आपने अपनी बॉडी बनाई है, तो वो सस्टेन करेगी।
क्योंकि वो नेचुरली आपकी बॉडी बनी है। और उसमें अगर आपका बीच में कभी गैप आता है, आप कभी ज़्यादा नहीं कर पाते हो, कम कर पाते हो, तब भी वो नेचुरल बनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और दोबारा जब आप स्टार्ट करेंगे या दोबारा आप करना शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी उसको आप रीगेन भी कर लेंगे। बट स्टेरॉइड के टाइम पे क्या किया आपने, एक्सटर्नल कुछ चीज़ें ली हैं जो कि बॉडी आपकी नहीं बना रही है, तो उस वजह से आपने वो साइज़ तो गेन कर लिया, आपने वो लेवल तो अचीव कर लिया, बट जैसे ही आपने उसको छोड़ा, तो आपका मसल मास ड्रॉप डाउन हुआ, जिसकी वजह से आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे लाइफ टाइम। और नेचुरल में यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप उसको सस्टेन कर पाएँगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जिम गोइंग पीपल हैं जो शायद पूरा-पूरा साल जिम करते हैं, 6 महीने से 8 महीने, 10 महीने, और पर्सनल ट्रेनर्स भी रखते हैं और डाइट प्लान्स भी लेते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सारी बार ऐसा देखने को मिला है, वो सोचते रहे कि वेट कम हो ही नहीं रहा। हमने लाखों रुपए भी लगा दिए और समय भी लगा दिया, फिर भी हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा। तो एक तो आपकी वाली बात है, शायद एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, और आप क्या सोचते हैं वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? वो ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि उनका जो रिज़ल्ट है वो आ नहीं पा रहा है, जो शायद आ जाना चाहिए था अब तक? देखिए, इसमें तो मैं आपको अपनी आप बीती कहानी बता देता हूँ। मेरे पास 90%, बल्कि 90 क्या, मैं 99% क्लाइंट ऐसे बोलूँगा, जो बेचारे कहीं परेशान होके मेरे पास आए हैं। वो कहते हैं, "सर, हम उस जिम में जाते थे, हमने पीटी भी ली हुई थी, हम ये भी करते थे, हमने ये सप्लीमेंट्स भी यूज़ किए, बट रिज़ल्ट्स नहीं आए।" 3 महीने किया, 6 महीने किया। कई क्लाइंट्स तो मेरे पास ऐसे हैं, जो 12-12 या 14 ईयर्स से रेगुलर जिम कर रहे हैं, और आज तक वो अपना ड्रीम फिजिक या जिस लेवल की वो एस्थेटिक बॉडी चाहते थे, वो अचीव ही नहीं कर पाए। बट कैन यू बिलीव, वो मेरे पास 6 टू 8 मंथ्स में उन्होंने अपनी वो डिजायरेबल जो फिजिक थी वो अचीव की। और उनके टेस्टिमनीज मेरे पास पड़े हैं, उनके जो रिटर्न में मेरे पास एक फीडबैक उनके पड़े हैं कि सर, हम 12 साल से, अब तो ऐसा लग रहा है 12 साल हमने टाइम खराब किया। क्योंकि देखिए ना, अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? टाइम। टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर कोई अपना टाइम निकाल के जिम जा रहा है, अब जिम भी फ्री में नहीं जा रहा है, जिम की फीस भी दे रहा है, फिर वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर रहा है, नहीं भी कर रहा तो कुछ सप्लीमेंटेशन भी थोड़ा बहुत प्रोटीन या फिर अपने खाने-पीने पे अच्छे पे खर्च कर रहा है, और फिर वो रिजल्ट नहीं ले पा रहा, तो इट मीन्स कितना अंदर से वो टूट जाता है या परेशान हो जाता है, इसलिए काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं। तो मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग भी आए हैं जो 12 साल से, 14 ईयर्स से वो लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं आए। लेकिन जब मेरे पास आए तो 6 टू 8 मंथ्स, 1 ईयर में उनके ऐसे रिजल्ट है कि उनका जो सर्कल था पुराना वो हैरान है कि यार ऐसे कैसे हुआ? और वो उनसे पूछते हैं, तो स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया ना तभी रिजल्ट आए हैं। तो फिर वो जो अपनी डाइट शेयर करते हैं उनके साथ या बताते हैं, तो वो बिलीव नहीं करते कि यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। देखिए, इसमें मैं बोलूँगा कि ना, जो भी पर्सन अपनी जर्नी करना चाहता है, उसे 2 से 3 बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं, आप किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी ना पहले आप उसकी एजुकेशन का पता कीजिए। आप उनसे ना बॉडी को देख के फ़ैसिनेट मत होइए। अब होता क्या है, एग्ज़ैक्टली। मैं गया जिम में, कोई एक अच्छा बॉडी वाला बंदा ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग करा रहा है, मैं जाऊँगा, यार ये बंदा, इसकी बॉडी अच्छी है, ये अच्छा कराएगा। ज़रूरी नहीं है यार। हुँ। आपको ये पता है उसने बॉडी कैसे बनाई, कैसे नहीं बनाई? एक और मेरा पॉडकास्ट था, उसमें मैंने ये बातें खुल के बोली थी कि आप किसी की बॉडी को देख के फ़ैसिनेट मत होइए। आप ये मत सोचिए अगर किसी की बॉडी अच्छी है, देखने में अच्छी है, इट मीन्स वो हेल्दी है, वो फिट है। अब उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे, जब बॉडी अच्छी है तो फिट क्यों नहीं है? तो मैंने कहा, फिट इसलिए नहीं है कि फिट की जो मेरी परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। मैं फिट उसको बोलता हूँ जो ब्रिस्क वॉक या कोई भी कार्डियक एक्टिविटी कर सके, जो और उसकी ओवर ब्रीथ ना हो, मीन्स उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है। सेकंड, जब वेट ट्रेनिंग करने के लिए बोला जाए तो वेट लिफ्ट कर पाए। थर्ड, उसकी जब ब्लड टेस्ट की बात आए तो उसके ब्लड टेस्ट सारे ओके हों। क्योंकि आप किसी को फिट कैसे समझेंगे जब तक मैंने आपके ब्लड टेस्ट ही चेक नहीं किए, आप देखने में कैसे भी लग रहे हैं, आप किन चीज़ों से परेशान हैं अंदर, मुझे कैसे पता चलेगा? जब आपका ब्लड टेस्ट चेक करूँगा, हो सकता है आपका लिवर फैटी हो सकता है आपके जो लिपिड प्रोफाइल है वो खराब हो। अब आपने कैसे बॉडी बनाई मुझे तो नहीं पता ना। अब सामने से तो अच्छे लग रहे हो, बट अंदर क्या चल रहा है बॉडी के वो आप जानते हो, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे। क्योंकि आपको, आप थोड़ी ना किसी को बताओगे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्लड टेस्ट भी तो होने चाहिए ना, फिर उनकी एजुकेशन क्या है, वो आप थोड़ा पता कीजिए, चेक कीजिए। अगर ये चीज़ें आपको लगती है कि हाँ ऑथेंटिक हैं, तो आप उनके साथ जाइए। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, 3 टू, मैं तो सर, मेरे पास तो जो लोग आते हैं ना, मैं उनको ये श्योरिटी देता हूँ कि 90 टू 100 डेज़ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आँख बंद करके 90 टू 100 डेज़ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और उनकी 90 टू 100 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और हर किसी के साथ क्यों हो रहा है? शायद राइट गाइडेंस है, या राइट नॉलेज है, या तरीका सही है। तो सिर्फ आपको सही तरीके के साथ जाना है और आप ऑटोमेटिकली अपनी मंजिल आप ले लेंगे। थोड़े से पेशेंस रखें, जल्दबाजी में गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें,
और सही लोगों के साथ जुड़ें। थोड़ा-सा आप भी आपको भी जानने का अधिकार है ना, अगर आप पैसे दे रहे हो, पे कर रहे हो, जानें उनके बारे में, क्वेश्चन्स पुट अप करें। अगर वो सही जवाब देते हैं, आपको सैटिस्फाई कर पाते हैं। मेरा एक नेचर है, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं तो बोलते हैं, "सर आपसे कुछ पूछना था, बुरा तो नहीं मानोगे?" मैंने कहा, "नहीं पूछोगे तो मानूँगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए।" क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जब तक वो मुझसे मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके ना पूछे। अब लोग इस चीज़ से ना कई बार मैंने देखा है बचते हैं। यार क्वेश्चन ना पूछे ज़्यादा। यार पहले ये तो कर लो यार, आप ये पूछने लगे, आपने ये किया नहीं। तो जब लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी-कभी तो इरिटेशन होती होगी, वो एक पार्ट है। कभी हँसी भी आती है? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ, इरिटेशन तो कभी नहीं होती बट हँसी कई बार आ जाती है। क्योंकि वो इतने सिली या फनी क्वेश्चन्स होते हैं ना, अब उनके लिए तो वो सीरियस हैं। बट मेरे को कई बार लगता है कि अभी तक भी मतलब हम 2024 में आ गए हैं, अभी तक भी लोगों के दिमाग में ऐसे कुछ जैसे आपने बोला सेटिंग वाला, अभी भी ऐसे क्वेश्चन दिमाग में है। तो मैं एक चीज़ और बिलीव करता हूँ, जब तक मेरा क्लाइंट मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो मैं ट्रस्ट फैक्टर कैसे उसके दिल में कैसे अपनी जगह बना पाऊँगा? जो रिस्पेक्ट आज मेरे क्लाइंट्स मेरी करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैंने कभी उनको टाला नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ पूछो, और जब वो क्वेरीज़ लेके आते हैं और मैं उनका सैटिस्फाइड आंसर देता हूँ, साइंटिफिक वे में भी, लॉजिकली भी, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, हम ठीक हाथों में हैं। फिर वो मुझ पे फेथ करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप उनको सैटिस्फाई कीजिए। ट्रस्ट ऐसे मत बनाइए कि अरे आप करो हो जाएगा यार, आपको विश्वास नहीं मेरे ऊपर। मैं क्यों बोलूँ विश्वास नहीं है? आप विश्वास दिलाओ ना। उनकी क्वेश्चंस पूछने की क्यूरियोसिटी ही बिल्कुल, बताती है हाउ मच दे आर इनटू द बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो कर क्या रहे हैं। और मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखता हूँ कि अगर कोई मेरे पास आया है और वो फिट होना चाहता है, तो वो मुझसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? और अगर मैं भी आंसर नहीं दूँगा तो वो तो उसके दिमाग में रह जाएगा ना। फिर तो वो ब्लाइंडली कर रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो इतना खुल के जवाब देता हूँ, कई बार तो काफ़ी-काफ़ी टाइम भी लग जाता है सेशन के बाद। मैं बड़े अच्छे से समझाता हूँ उनको, फिर वो कहते हैं कि हाँ सर। फिर कुछ टाइम के बाद मैं बोलता हूँ यार आप कुछ पूछते नहीं हो, कहते ज़रूरत ही नहीं लगती। उनको इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, वो कहते सर ज़रूरत ही नहीं लगती। तो ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा जैसे कि एक नए इंसान ने, एक नए आपके क्लाइंट ने या किसी ने भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करी। उसने जिम जाना शुरू करा, उसने वर्कआउट शुरू करा। तो क्या ऐसी बेसिक चीज़ें एज़ अ बिगिनर उसको वर्कआउट के टाइम ध्यान रखनी है? एक बात। दूसरी बात, जब हम बात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की करते हैं और बात कार्डियो की करते हैं, तो क्या एक ही दिन कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या अल्टरनेट डेज़ पे करनी चाहिए? तो उन हमारे व्यूअर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं, आपकी क्या उसमें राय होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि जो भी बिगिनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं एक कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डालता हूँ, हुँ, वो ये कि जब भी आप जिम जाएँ, हुँ, 5 टू 10 मिनट्स कार्डियो ज़रूर करें, एक हुँ। वार्म अप बेसिकली। रोज़? उसके बाद रोज़ हुँ, अब आप घर से उठ के जा रहे हैं, आप हुँ, किस सिचुएशन में हैं, मॉर्निंग में जो लोग उठते हैं, हुँ, तो मसल स्टिफनेस भी होती है, किस मूड से जा रहे हैं, 5 से 10 मिनट जब आप कार्डियो करेंगे या कोई भी एक एक्टिविटी करेंगे, तो उससे बेसिकली क्या होगा, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा-सा हुँ, स्पीड अप हो जाएगा। तो आपका मूड बनेगा कि हाँ, वर्कआउट करना है और थोड़ा-सा इंजरीज़ के चांसेस भी कम हो जाएँगी। उसके बाद आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। हुँ, अब देखिए स्ट्रेचिंग भी 2 तरीके की होती है, एक होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक। हुँ, तो वर्कआउट से पहले आप डायनामिक करें। अब डायनामिक का क्या मतलब है कि मूवमेंट, स्टैटिक का क्या मतलब है होल्ड। तो पहले डायनामिक करें, स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो इंजरीज़ नहीं होगी, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लोगों को इंजरी हो जाती है, तो इंजरीज़ नहीं होगी, आपके जॉइंट्स मोबिलाइज़ हो जाएँगे। उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करें, वर्कआउट में 2-3 बातों का ध्यान रखें, अपना पोस्चर, लोग ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में अपनी टेक्निक और पोस्चर खराब कर लेते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब कि अगर आप 5 किलो के डंबल से अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, आपकी मसल पे हाइपरट्रोफी क्रिएट हो रही है, तो 5 किलो हमारे लिए सही है। लेकिन अगर 10 किलो से हमारा पोस्चर बिगड़ रहा है, टेक्नीक खराब हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन कन्वर्ट हो रहा है, कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो सिवाय इंजरी के आपको कुछ नहीं देगा। तो क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। पोस्चर अपना ठीक रखें, टेक्नीक अपनी ठीक रखें और रेंज ऑफ मोशन अपनी पूरी रखें। ज़्यादा वेट बढ़ाने के चक्कर में, जल्दबाजी में ये चीज़ें खराब ना करें। तो ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँगे। वर्कआउट के बाद कूल डाउन स्ट्रेचिंग जिसको बोलते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको बोलते हैं, 5 से 10 मिनट आप वो दें ही दें। आप देखेंगे कि आपकी मसल रिकवरी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट बोलते हैं, "सर जब से हमने ये शुरू किया है ना, ऐसा लगता है हम यहीं रिलैक्स हो गए। ऐसा लगता है मसल यहीं पे ही हमारी काफ़ी रिलैक्स हो गई।" तो ये चीज़ें ना बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आज पार्टी है, तो खा लेते हैं, कल थोड़ा-सा ज़्यादा 1 घंटा जिम ज़्यादा कर लेंगे या आधा घंटा जिम ज़्यादा कर लेंगे या फिर अगर हमारे कोच ने बताया 10,000 स्टेप्स तो कल 15,000 कर देंगे। तो वो आज खा लें और कल चल लें या जिम जा लें, तो उसको आप कैसे देखते हैं बीइंग अ कोच? देखिए, मैं ना ज जब भी मुझसे कोई मिलता है, जुड़ता है,
तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि सर आज खा लेते हैं, कल ना हम ना डिटॉक्स डे कर लेंगे, या हाँ। कल हम ना ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कितना ज्यादा करोगे, चलो बताओ मुझे। तो हुँ, बोलते सर इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे। तो फिर मैं उनको बड़े अच्छे से समझाता हूँ कि जब आप एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं, 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, चिप्स का पैकेट, कोई भी आइटम आप ले लीजिए, उसमें 450 to 500 कैलोरीज होती हैं। अब 500 कैलोरीज का मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप 10,000 स्टेप चलेंगे तब भी शायद आप 350 to 400 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। अब 10,000 स्टेप चलना एक बहुत बड़ा टास्क है। जो चलते हैं उनको पता है कि 10,000 स्टेप पूरे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सिर्फ एक चिप्स के पैकेट के लिए क्या आप, और उसमें भी 100 कैलोरीज बच गई हैं अभी, हुँ, 350 to 400 कैलोरीज है। हुँ। आप जब जिम में कार्डियो करते हैं, आप क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप 1 घंटा नॉन स्टॉप कार्डियो करेंगे, तब जाके आपकी 350 400 कैलोरीज बर्न होगी। अब 1 घंटा कार्डियो करना क्या आसान है? क्या आप एक चिप्स के पैकेट के लिए इतना कर पाएंगे? तो जब मैं उनसे ये क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, बोलते हैं नहीं सर ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप जब पूरा वर्कआउट करते हैं, एक अच्छा वर्कआउट अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा वर्कआउट, जो लोग अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, 400 500, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी 600, क्या एक चिप्स का पैकेट, एक समोसा, एक बर्गर, क्या ये वर्थ करते हैं कि आप एक दिन का अपना पूरा वर्कआउट खत्म कर दें उसके चक्कर में? तो कहते हैं नहीं सर ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी अगर आपको चीट मील करनी भी है, क्योंकि देखिए हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, पार्टीज भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर किसी का मन कर जाता है। तो मैं चीट मील के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फिर मैं उनको सबसे पहले क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ। आपको पोर्शन साइज पता होना चाहिए। अगर आपने पोर्शन साइज नहीं देखा, अब चीट मील में तो आप एक पूरा पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं और 2 स्लाइस भी खा सकते हैं। तो फ़र्क आ गया ना। एक पिज़्ज़ा में तो बहुत सारी कैलोरीज़ आपने ले ली, 2 स्लाइस में आपने कैलोरीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने पोर्शन साइज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके हैं जिनसे आप टेस्ट भी ले लेंगे, आपकी चीट मील भी हो जाएगी और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी खराब नहीं होंगे। ऐसा हमने देखा है कुछ लोग जब वर्कआउट शुरू कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए वेट रिड्यूस भी कर लेते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका वेट रिबाउंड ना हो? उसके लिए वो कार्डियो कंटिन्यू रखें या एक शब्द है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के नाम से। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी है या कार्डियो ज़रूरी है? या फिर इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो भी एक हेल्दी फैट लॉस जर्नी करना चाहता है, हुँ, तो उसको ये चीज़ें कॉम्बिनेशन में करनी ही करनी पड़ेंगी। हुँ, अदरवाइज़ वो अच्छी एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अगर आप बिल्कुल कार्डियो पे डिपेंड हो जाएँगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो उनके साथ एक इश्यू आता है कि उनकी ना स्किन सैग कर जाती है हुँ, और उनकी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएँगे, वहाँ देखेंगे, तो बहुत बड़े-बड़े बेली लेके मेरे पास आए थे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और आज वो एक बहुत अच्छा फ़िज़ीक, एक बहुत अच्छी बॉडी बना चुके हैं और उनकी बॉडी में एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। तो ये जो स्किन सैग करना, अगर हम वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये राइट गाइडेंस और राइट ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है या बॉडी टू बॉडी डिफरेंशिएट होता है? नहीं, 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 बॉडी टू बॉडी कोई डिफरेंस नहीं करता। इसमें डिफरेंस करता है कि आपने न्यूट्रिशन क्या लिया। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट नहीं कराते, उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी क्या है उनको नहीं पता, वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और वो डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो अब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई डेफिशिएंसी होगी, वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। सेकंड चीज़, जो बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं, तो उससे भी ये वाला इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको करना क्या है, कार्डियो भी एक बैलेंस उसमें करना है, और हुँ, साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मस्ट है। आप एक दिन कार्डियो छोड़ सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करेंगे, तो आपका मसल गेन होगा सबसे पहले। दूसरी बात, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, आपको जो फैट लॉस प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तीसरी बात, रिबाउंड इफेक्ट कभी नहीं आएगा। अब जो आपने अभी बात करी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जब हम जिम जाते हैं, तो ऐसा हमने फ़ील किया है, मैंने खुद भी देखा है, शायद आपने भी नोट किया होगा बीइंग अ कोच, अगर हम ज़्यादा वेट से ट्रेनिंग करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं हमारा मसल का जो वेट है वो गेन हो जाएगा, मसल गेन हो जाएगी और अगर हम कम वेट से करते हैं तो हमारी शेप अच्छी हो जाएगी। तो क्या वो राइट चीज़ है करना या इसका कोई अलग साइंस होती है? देखिए, ये भी ना एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, ठीक है? बहुत लोग सोचते हैं कि हम लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे तो हमारी कटिंग आ जाएगी, हाँ जी, और हम ज़्यादा हैवी वेट से लिफ्ट करेंगे तो मसल गेन हो जाएगी। हाँ जी। देखिए, ये बिल्कुल मिथ है। कोई हुँ, लाइट वेट से कितने भी रेपिटेशन ले कर लो आप, कोई कटिंग-वटिंग नहीं आनी। हुँ, बेसिकली हमारी बॉडी की फैट परसेंटेज है। आपकी बॉडी की जितनी फैट परसेंटेज कम होगी, हुँ, उतनी आपकी मसल की जो एक सेपरेशन है, वो नज़र आएगी। लाइक आपकी मसल खिल के नज़र आएगी, क्योंकि फैट कम हो रहा है, मसल बॉडी में बच रही है। तो जब हम कॉम्पिटिशन के लिए भी जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा किसी फोटोशूट वगैरह के लिए जाते हैं, तो हमें बिलो 10 आना होता है बॉडी फैट परसेंटेज पे, सिंगल डिजिट परसेंट बॉडी फैट परसेंटेज जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपकी जो मसल के जो भी मैं कहूँगा कि सेपरेशन है, वो बहुत अच्छी नज़र आती है।
तो वो लाइट वेट और हैवी वेट से ऐसा कुछ उसका लेना-देना नहीं है। हाँ, ये है कि ठीक है आप वर्कआउट कर रहे हैं, जब हैवी वेट आप लिफ्ट करते हैं, तो मसल हाइपरट्रॉफी क्रिएट होती है, तो आपकी मसल गेन करेगी। बट हाँ, जब आप लाइट वेट से भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लेंगे, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा मिलना है नहीं। लाइट वेट से रेपिटेशन ज़्यादा बॉडी बिल्डर या ऐसे टाइम पे लोग करते हैं, जब वो बिलो 10 बॉडी फैट परसेंटेज पे आ जाते हैं और उनकी कैलोरीज कंजप्शन काफ़ी कम हो जाती है, तो उस केस में वो बॉडी को सस्टेन करने के लिए सिर्फ एक बॉडी को मसल को हिट करने के लिए लाइट वेट से करते हैं, ताकि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट चल रहे हैं, कोई कंपटीशन के लिए जाना है उन्होंने। तो वो लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन करते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अब मुझे मसल गेन करने हैं, उनको तो सिर्फ मसल सस्टेन करे, थोड़ा मसल हिट हो जाए। तो बेसिकली आप दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलें, और हैवी वेट से ये ना सोचें कि मसल जल्दी गेन हो जाएगी, आपकी हाइपरट्रॉफी क्रिएट होनी चाहिए बेसिकली। तो सर एक चीज़ और आपकी बातों से निकल कर के आती है, क्योंकि आज का लाइफ़स्टाइल ऐसा है और आज का रहन-सहन, खाना-पीना ऐसा है कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनकी एक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। मैं 60 प्लस या 65 इयर्स की अगर बात करूँ, तो उनके लिए क्या आप हेल्थ टिप देना चाहेंगे कि उनको अपने डे टाइम में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि उनकी जो हेल्थ है, वो ठीक रहे, वो फिट रहें? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए, जो भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं या 60 प्लस हो चुके हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी तो नहीं करते या नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ ऐज। तो ज काफ़ी लोग जिम भी नहीं जाते हैं, या काफ़ी लोग क्या, जिम तो ना के बराबर ही जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट तो यही है, पहले वो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। अब न्यूट्रिशन इन द सेंस कि ज़्यादा हेवी ना खाएँ। डीप फ्राई छोड़ दें, बाहर का खाना छोड़ दें, सिंपल खाना खाएँ, तो उससे पहली बात उनको ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के मेरे दादाजी थे, वो तो ये खा लेते थे, वो खा लेते थे, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो आप ये समझे ना, उनका वर्क स्टाइल कैसा था? 4 बजे वो बेड छोड़ देते थे, पूरे दिन खेतों में काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो उनका मतलब फिज़िकल जो एक्टिविटी लेवल है वो कितना हाई है। तो वो तो डाइजेस्ट कर ही लेंगे, बट आज के टाइम पे दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। खाना गलत है, तो ना तो डाइजेस्ट हो रहा, ना बॉडी में अच्छे से उसकी बॉडी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सेम सीनियर सिटीज़न जो हैं, सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन फिक्स करें, लाइट चीज़ें लें, मैदा और जो ऐसी चीज़ें हैं जो डाइजेशन में दिक्कत करती हैं, हेवी डाइजेस्ट होती हैं, इनको ना लें। उसके बाद अपनी वॉक ज़रूर रखें। मॉर्निंग टू इवनिंग, चाहे 15-20 मिनट आधा घंटा मॉर्निंग, 15-20 मिनट आधा घंटा इवनिंग, ये ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करें। और एक बहुत अच्छा पॉइंट कि जब भी खाना खाएँ, उसके बाद 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की वॉक वो ऐड कर लें। उससे वो देखेंगे कि उनको कोई भी बीमारी आने में, लगने में मतलब पॉसिबिलिटी बहुत खत्म हो जाएगी, अगर खाना अपना ठीक रख लेंगे और इतना एक्टिविटी लेवल भी अपना बना लेंगे तो। एक सर बात आती है जब हम यंगस्टर्स की करते हैं, तो ओबेसिटी तो एक बात है। आज जब हम जिम जाते हैं, तो हमें जिम में जाकर के सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? और जब जिम की एक्सरसाइज़ हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, तो हमें क्या करना चाहिए? ये मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएँ, हमारे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कंसिडरेबल पॉपुलेशन ऐसी है जो पर्सनल ट्रेनर्स या फिर कोच नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वो वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो वो स्टार्ट कैसे करें और उसको एंड कैसे करें? देखिए, अगर मैं बात करूँ बिगिनर्स की, जैसा आपने पूछा, तो सबसे पहले जाएँ 5 से 10 मिनट अपना कार्डियो करें, थोड़ा-सा कोई भी फिट एक्टिविटी लेवल करें, एक्टिविटी करें, जिससे कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ा-सा बूस्ट हो जाए, हुँ, और फिर वो अपने वर्कआउट के लिए रेडी हों। हुँ, तो पहले वार्म अप, हुँ, उसके बाद अपनी स्ट्रेचिंग, हुँ, स्ट्रेचिंग में डायनामिक स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके बाद मैं उन्हें स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि वो मशीन्स पे वर्कआउट करें, ना कि फ्री वेट व एक्सरसाइज करें। मशीन्स पे इसलिए करें क्योंकि मशीन्स की अपनी एक बायोमैकेनिक्स है। इंजरी का जो एक डेंजर है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मशीन बेसिकली बनाई बायोमैकेनिक्स के हिसाब से है ना, कि आपका अगर किसी का रेंज इतना है तो इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। बट फ्री वेट में तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कोशिश करें ज़्यादा वर्कआउट आप मशीन्स पे करें, और धीरे-धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो धीरे-धीरे फ्री वेट को भी इंट्रोड्यूस कराएँ अपनी जो वर्कआउट में। बट हमेशा वेट उतना ही लिफ्ट करें जितना आप वेट को कंट्रोल कर सकें। मैं अपने हर क्लाइंट को एक बात ये बहुत ज़रूर बोलता हूँ कि वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप वेट के कंट्रोल में नहीं। हुँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे को देख के अच्छा इतना उठा रहा है, मैं भी इतना उठाता हूँ। अब वो उठा तो लिया, लेकिन अब वेट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो वेट के कंट्रोल में है। अब जैसे ही आप वेट के कंट्रोल में आए, वेट आपको इंजरी देगा ही देगा, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे ना।
तो इसीलिए हमेशा वेट वो लिफ्ट करें जो आपके कंट्रोल में रहे, अच्छे से आप रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर पाएँ, पोस्चर टेक्निक आपकी खराब ना हो, आपको 100% रिजल्ट आएँगे ही आएँगे। वेरी राइटली सेड, वेट आपके कंट्रोल में है या आप वेट के कंट्रोल में है, ये सब को जानना समझना और औरों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, आपने लाइफ़स्टाइल में लाना बहुत ज़रूरी है। आपने आपकी फ़िटनेस ने आपके आंसर्स को भी एकदम फिट बना दिया है और इसी के साथ ही क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, वो तो हम सब ने जान ही लिया, अब आपकी चॉइस की बात करते हैं। तो कुछ एक 4-5 रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपके लेके आया हूँ। रैपिड फायर से मेरे कहने का मतलब है या फिर आप एक वर्ड में आंसर दें या फिर एक लाइन में, उससे ज़्यादा आप उस पे बोलेंगे तो वो रैपिड फायर नहीं हो पाएगा। ठीक है। फ्री वेट और मशीन वेट, मशीन वेट, मोस्ट इफेक्टिव कार्डियो। क्रॉस ट्रेनर, अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो रणबीर कपूर या फिर जैकलिन फर्नांडिस। रणबीर कपूर, जिम में अगर बात करें तो विद म्यूजिक विदाउट म्यूजिक। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हिसाब से अगर पोस्चर ठीक करना है, बेस्ट एक्सरसाइज टू इंप्रूव द पोस्चर। पोस्चर ठीक करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज नहीं, बेस्ट है स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, स्ट्रेचिंग करेंगे, आपकी मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, आपका पोस्चर टेक्निक ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। एज पर यू, योगा और कार्डियो। बोथ। ओके। बिगेस्ट फिटनेस मिथ एज पर डॉक्टर महेश शर्मा। मिथ तो इस लाइन में बहुत सारे हैं, बट एक मिथ जो काफ़ी ज़्यादा सामने आता है, एक तो आपने डिस्कस कर लिया स्वेटिंग वाला, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे मिथ्स इस लाइन में हैं जो कि बहुत फेमस हैं। एक ये भी है कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, हम्म, तो वो भी है। एक ये भी है कि बिना सपोर्टर पहने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो हम्म, इस तरह के काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो बहुत फेमस हम्म। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। और जितने भी व्यूअर्स आज हमें देख रहे थे, ये थे डॉक्टर महेश शर्मा। अगर आप भी इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और इनकी राइट गाइडेंस से आप नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अटेन भी कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं। और आपके अपने कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, ऐसी ही और कहानियों के बारे में, ऐसी ही और जर्नीज के बारे में इस चैनल को ज़रूर आज सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं विक्रांत बक्कड़, व्यूज़ एंड न्यूज़।